नमस्कार मित्रों। लास्ट समास कौन सा लिया था हमने? सारे कंप्लीट हो गए थे। यहां तक हम पढ़ चुके थे, है ना? चलो इससे आगे वाली बात क्लियर कर लेते हैं। अधिकरण तत्पुरुष कारक चिन्ह सारे कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, चलिए इससे आगे कुछ और ले लेते हैं हम। तत्पुरुष समास का एक भेद बताया था मैंने, लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त का मतलब क्या होता है? गायब होना। पद का मतलब शब्द से, यानी जिस सामासिक पद में कारक चिन्ह जो होते हैं हमारे, कारक चिन्ह के अलावा अन्य पद भी गायब हो जाएंगे। कारक चिन्ह के अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है ना? अन्य पद गायब, अन्य पद गायब हो जाएंगे। उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? लुप्त पद तत्पुरुष। जैसे देखिए ये उदाहरण है, रेल गाड़ी। अब हम इसका विग्रह करते हैं तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब ये है गाड़ी शब्द यहाँ और रेल शब्द यहाँ है। इसमें कारक चिन्ह कौन है? पर। और इसके अलावा चलने और वाली क्रियात्मक समूह भी गायब हो गया। तो जिसमें कारक चिन्ह के अलावा अन्य पद भी गायब हो जाता हो, ठीक है ना? अब हम रेल पर चलने वाली गाड़ी में बैठकर आया हूं मैं। रेल पर चलने वाली गाड़ी कुंभ के लिए रवाना हो चुकी है। कितनी बार रेल पर चलने वाली रेल पर करेंगे हम, इन सबको खत्म कर रहे हैं और डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आ गई, चलिए रेलगाड़ी आएगी तो आऊंगा। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी आएगी तो आऊंगा। कितना समय जाया होता है, इसलिए इन सबको हमने क्या कर दिया है? गायब कर दिया। तो जिसमें कारक चिन्ह के अलावा अन्य पद भी गायब हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? लुप्त पद। अगर परीक्षा में मान लीजिए रेलगाड़ी शब्द दे दिया जाए और लुप्त पद तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं है, ऐसी स्थिति में जो कारक चिन्ह होगा उसी के आधार पर उसका नामकरण करना है। तो अब मुझे बताइए कारक चिन्ह क्या है? पर। तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। बस यही समझना है इसमें। तो इसको हमने नाम दिया लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब देखो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास वे शब्द जिनमें कारक चिन्ह के अतिरिक्त अन्य पद को विलोपित, विलोपित का मतलब गायब कर लेना, कर देते हैं। अर्थात जिन शब्दों में कारक चिन्ह के अलावा पूरा का पूरा पद ही गायब हो जाए वहां लुप्त पद के उदाहरण माने जाएंगे। कुछ उदाहरण: रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना? घोड़ा गाड़ी, मालगाड़ी, मधुमक्खी, जलकुंभी, रसोई गैस। हालांकि इसको पूरा जोड़ के लिखना, रसोई गैस, अश्रु गैस, पवन चक्की, इसको भी जोड़ के लिख देना। सामासिक पद जोड़ के लिखते हैं, दही वड़ा, है ना? और वायुयान, जलयान, पनडुब्बी, जलकुआ। समझ में आ गया? पहले इन सभी उदाहरणों को एक बार लिख लीजिए, फिर हम इस पर विग्रह पर बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये नोट से ही लिखना है, इसको जैसा लिखा वैसे ही लिखना है। ये नोट लिखना है और नोट में हेडिंग डालनी है लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त सर आपने पीटीईटी और 4th ग्रेड की तैयारी करवा दी, साथ में मेरी हिंदी की। अरे ये तो अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की फीस में 4th ग्रेड और पीटीटी की भी तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अरे घर कहाँ यार, कर्मधारय और द्विगु नहीं कराए तो कर्मधारय द्विगु कराएंगे ना। अभी तो समाज खत्म थोड़ी हुए हैं, अभी आएंगे। कर्मधारय भी पढ़ाऊंगा ना, द्विगु भी, इसके बाद कर्मधारय पढ़ाऊंगा। और आपके टेस्ट में कर्मधारय के 3 प्रश्न बना के दिए मैंने, आएंगे। अभी कर्मधारय पढ़ाऊंगा। समय से पहले सवाल मत करो, जब मैं कहूँ समाज खत्म तब सवाल करना, सर कर्मधारय और द्विगु नहीं पढ़ाए।
अभी तो समास बाकी है, द्वंद्व बाकी है, कर्मधारय बाकी है, द्विगु बाकी है, बहुब्री बाकी है। तो जिस सामासिक पद में कारक चिन्ह के अतिरिक्त अन्य पद भी गायब हो जाएं अर्थात विलोपित कर दिए जाएं, वहां पूरा का पूरा पद ही अगर गायब हो रहा हो तो वहां कौन सा समास होगा? लुप्त पद तत्पुरुष। ये संस्कृत की कैटेगरी है, हिंदी में इसको वैसा का वैसा पढ़ाया गया जैसा कि संस्कृत में होता है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन में जो मिले उसके अनुसार हमें सरल करना है इसको। रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, बलि पशु के लिए तो बलि के लिए पशु, इसका विग्रह ऐसे होगा। अगर आप बलि पशु शब्द मिलता है तो बलि के लिए पशु, पशु बलि, पशु की बलि, बिल्कुल सही है। हाँ, कल पढ़ा था ना मैंने, गुरु श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो गुरु और गुरुओं में श्रेष्ठ, वो तो विग्रह कैसे भी कर सकते हैं। लिख लिया सभी ने? इसमें दही बड़ा, रेलगाड़ी, पनडुब्बी, मधुमक्खी, पवन चक्की, ये आरपीएससी के एग्जाम में आए हुए उदाहरण है। हाँ, ये अपने कर्मधारय है, पढ़ाऊंगा ना, उदाहरण में है ना अपने, या मिलेंगे, अभी मैं लेके आऊंगा, उस समय इस पर अपन बात करेंगे, ठीक है ना। अभी पढ़ाऊंगा, अभी इसके बाद यही लेकर के आ रहा हूँ। लिख लिया सभी ने? ओके, अगर लिख लिया है तो रेलगाड़ी का विग्रह लिखिए, रेल पर चलने वाली गाड़ी। हाँ तो कोई नहीं ना, यहां से आगे तो जा ही नहीं रहे ना, शब्द तो इतना ही है, तो वो शब्द लिख करके विग्रह स्टार्ट कर लीजिए, जब वो शब्द आएगा तो वो लिख लेना। रेल पर चलने वाली गाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्या है? बैलगाड़ी। क्या होती है बैलगाड़ी, सभी जानते हो? हाँ, बैल से चलती है जो गाड़ी, तो लिखे बैल से चलने वाली गाड़ी। बहुत पहले बैलगाड़ी का बिंब बनाया गया था, मनोज कुमार की एक मूवी आई थी उपकार, बहुत अच्छी मूवी थी, देशभक्ति भावनाओं से ओतप्रोत मूवी थी। और उस मूवी में वो गाना आता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, है ना, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो उसमें एक पंक्ति आती है, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। तो बैलों के गले में घुंघरू जो है वो बजते हैं, कभी देखना। तो खेत, आप तो किसान वाली पढ़ाई कर ही रहे हो, किसान के लिए तो बैल उनका साधन हुआ करता है। आजकल तो ट्रैक्टर से खेत हकाई वगैरह होती, लेकिन पहले बैलों से हुआ करता था। बैल खेत जोतते थे तो उसमें गले में घुंघरू बांधा रहता, और बड़े बड़े उसके घुंघरू होते हैं, उसकी आवाज ही बड़ी अलग ही होती है, छम 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 करती हुई आवाज आती है। और एक साथ जब समूह में जब चलते हैं ना, तो वो कर्ण प्रिय लगता है कि किसका बैल है और ये कहाँ जा रहा है, वो अपनी आवाज से घर वाले पहचान लेते थे। तो बैल गाड़ी बैलों से चलती है। नेक्स्ट अगला है घोड़ा गाड़ी। क्या करें इसका?
घोड़े से चलने वाली गाड़ी, जिसको टमटम कहते हैं, तांगा। हाँ, घोड़े से चलता। अब आप कितने जानवर लाके पटक दो गाड़ी के आगे, पूरा जंगल लाओ भले, है ना। ऊंट गाड़ी का क्या होगा? ऊंट से चलने वाली, चील से चलने वाली, सारे शेर से चलने वाली, शेर गाड़ी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। गधा गाड़ी, कुत्ता गाड़ी, कोई भी ले आओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है। वहां तो वो तो उससे चलती होगी, है ना। हाँ, चलिए अगला कौन है? मालगाड़ी। इसका क्या करे? हाँ, माल की गाड़ी तो हो ही नहीं सकती, माल के लिए गाड़ी तो हो नहीं सकती, माल ले जाने वाली गाड़ी, तो फिर लाने वाली कौन? लाड़ी। तो मालगाड़ी का मतलब क्या, ये इसको जानना जरूरी है। मालगाड़ी का मतलब है माल को ले जाना और माल को लाना, यानी कि इसका विग्रह होगा माल को ढोने वाली गाड़ी। ढोना शब्द काम में लेना है। अगर लिखित परीक्षा है ना, माल को ले जाने वाली गाड़ी लिख के आ गए तो मामला गलत, बच्चे ने पूरा पढ़ा ही नहीं। अगर ले जाएगी फिर लाएगा कौन? ढोने में दोनों बात होती है, लाना और ले जाना। माल को लिखना है क्योंकि को कारक चिन्ह है। नेक्स्ट, मधु मक्खी। क्या होता है ये मधुमक्खी? हनी बी, हनी सिंह नहीं, हनी बी। हनी का मतलब शहद, बी यानी मक्खी। एक मक्खी होती है जो शहद एकत्र करती है, उसे मधुमक्खी कहते हैं। वो मधु को एकत्र करती है, इकट्ठा करती है, पराग लेती है ना मधुमक्खी। तो लिखिए मधु को एकत्र करने वाली मक्खी, मधु को। और एक मक्खी मूवी भी आई थी, किस किस तरह की, ईमानदारी से बताओ। हाँ शाबाश, बहुत अच्छी मूवी थी, बदला देती है ना वो। हाँ, एक ऐसी मक्खी अपने जीवन में भी होनी चाहिए दोस्त। हाँ, कोई बात पता लगानी हो तो की होल में जाकर के, अच्छा ऐसी बात हो रही थी तुम्हारे लिए। हाँ, तो लिखिए इसमें मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। नेक्स्ट बोलिए। ए बेटा जल कुंभी लिखना है, ठीक है ना। जल कुंभी क्या होता है? ये जल कुंभी आपको तो अच्छी तरह पता होना चाहिए। अच्छा, मनी प्लांट देखा आप लोगों ने? उसके पत्ते होते हैं ना, ठीक वैसे ही पत्तों से हरी भरी एक घास होती है जो पानी में पनपती है, अवांछनीय। जैसे खेत में खरपतवार हो रही थी वैसे ही तो तालाब वगैरह में होती है जल कुंभी, पानी में उगती है और ये पूरे पानी को ढक देती है और हरा मैदान बना देती है, ऐसा लगता है। वो कहलाती है जल में उगने वाली कुंभी, जल में उगने वाली कुंभी। और इसको हटाने के लिए राजस्थान सरकार ने गुजरात से एक मशीन भी मंगवाई है, फतेह सागर को क्लीन करने के लिए, है ना, और पिछोला को क्लीन करने के लिए। तो ये मशीन उनको हटा देती है। जल को जल में उगने वाली कुंभी क्या लिखेंगे? जल कुंभी। अगला क्या है? रसोई गैस। क्या करें इसका? रसोई गैस पहले तो बताओ, रसोई गैस होती कौन सी? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। क्या होता है इसमें? कौन कौन से कंटेंट होते हैं? और अच्छा ये बताओ, एलपीजी गैस में कौन सी गैस भरी जाती है जिसकी वजह से, उसकी स्मेल की वजह से हमें पता लगता है? ये प्रश्न है, आरपीसी में आया हुआ है। पूछना, जो पढ़ाते हैं आपको साइंस से संबंधित कोई ज्ञान देते हो ऐसे ही पूछना। ये प्रश्न है, एलपीजी गैस में जो स्मेल आती है ना, वो स्मेल वो स्पेशली उसके अंदर भरी जाती है, उसका कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ इसके लिए कहीं अगर लीक हो रही है तो आपको पता लग जाए वो गैस कौन सी है। नहीं, ऑप्शन तो ये तो मेरे पास होते ही नहीं है, आप जानते हो। अपने पास सटीक आंसर होता है, पता करके आना, कल हम आपके लिए प्रश्न ही है, ठीक है। फिर हम बताएंगे आपको, ताकि आप थोड़ा बहुत कुछ दिमागी कसरत, दिमागी घोड़े दौड़ाओगे तो ठीक लगेगा। और कोई टीचर आवे, साइंस पढ़ा रहे हो तो उनसे भी थोड़ा दो दो हाथ करना, सर ये सर कह के गए हिंदी वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इसमें आ जाओ, लिखो रसोई को बनाने के लिए गैस, या रसोई बनाने के लिए गैस, वो भी सही है। हाँ, रसोई को बनाने के लिए गैस, वो रसोई गैस कहलाती है, रसोई को बनाते हैं हम, एलपीजी। नेक्स्ट, नहीं वो आगे कोई दिक्कत नहीं है, तो कारक चिन्ह का लोप हो रहा ना। मेन कौन है? को आ गया ना कारक चिन्ह, बस उसी को ही लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें देखो काम यही है इसका, लुप्त पद में बहुत सारे पद गायब होंगे।
एक बोला कि रसोई बनाने के लिए गैस और एक हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट अर्थ बताने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा अपन कर सकते हैं। बाकी एक कारक चिन्ह से भी आप काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दो आ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको संधि पढ़ाई, याद करो। संधि में पहली संधि होती है वही मान्य होती है, फिर बाद में और संधि आ जाती है, वो मान्य नहीं है। बस इसमें भी यही, पहले कारक चिन्ह जो आएगा उसको हम प्राथमिकता वही देंगे। परीक्षा में जो विग्रह मिले, पहले कारक चिन्ह जो आए उसी को मान्यता देनी है, दूसरे तक हमें नहीं पहुंचना। ठीक है। नेक्स्ट, अश्रु गैस, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसे टीयर गैस। जब भी कोई यूं कह सकते हैं कि उग्रवादी होते हैं या कोई हमला हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो पुलिस क्या करती है, आंसू के गोले छोड़ती है, बंदूक चलाती है, वो आंसू के गोले हैं, वो क्या है, वो धुआं करते हैं, और वो धुआं ऐसा होता है कि आंखों में किसी ने मिर्ची डाल दी हो, मतलब इतनी भयंकर आंखें जलती है कि वहां से भागने में ही हमारी खैरियत है। उसको कहते हैं हम असुर गैस। तो वो तो हंसाने वाली गैस है, वो तो लाफिंग गैस है, वो नाइट्रस ऑक्साइड अलग है। ठीक है ना। तो ये टीयर गैस होती है जो आंखों में जलन पैदा करती है। ठीक है। तो उसके लिए क्या विग्रह होगा, लिखिए, आंसू को लाने वाली गैस, आंसू को निकाल देती है हमारे आंखों से, आंसू को लाने वाली गैस अश्रु गैस। नेक्स्ट बोलिए, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलती, आप लोगों ने देखी होगी पवन चक्की। बाड़मेर, जैसलमेर, इस एरिया में जाओगे, नागौर, और शायद राजस्थान के और किसी जिले में भी हो सकती है। ठीक है ना। बड़े बड़े पंख होते हैं इसके, बिजली उत्पादन में काम में ले आते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के जितने बड़े बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने इधर पवन चक्कियां लगा रखी है, उनके नाम की, बिजली बन रही है और वहां वो फ्री में बिजली काम में ले रहे हैं। देखो, ऐसा भी लोग करते हैं। ठीक है। तो पवन से चलने वाली चक्की क्या कहलाती है, पवन चक्की। इस पर विशेष ध्यान देना, इस पर विशेष इसलिए ध्यान देना कि शादियों में हम जाते हैं खाते हैं, इसलिए नहीं, ये आरपीएससी में आया हुआ है और इसका विग्रह दही और बड़ा लिखा हुआ मिला। पर ध्यान रखना, दही बड़ा, दही और बड़ा विग्रह नहीं होता, दही में डूबा हुआ वड़ा लिखिए, दही में डूबा हुआ वड़ा। जो दही में डूबा हुआ उसे दही बड़ा बोलते हैं, दही और बड़ा नहीं लिखना, दही में डूबा हुआ वड़ा शब्द है, बड़ा नहीं होता, वड़ा, वड़ा, वड़ा पाव, ये मराठी भाषा का शब्द। ठीक है। वायुयान, वायु में उड़ने वाला यान, वायु में उड़ने वाला यान, वायुयान। जलयान, जल में चलने वाला या तैरने वाला, दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भाव को समझना है। जल में तैरने वाला यान, उसे जलयान कहते हैं। पनडुब्बी, ये पनडुब्बी किस किसने देखी, अच्छा पनडुब्बी और जलयान जहाज में क्या अंतर है, पहले ये बताओ। पानी के ऊपर जो चलता है वो कौन है, जहाज है। जैसे टाइटैनिक जहाज था, है ना, वो पानी के ऊपर, पानी की सतह पे चलता है, और वह जो पानी के अंदर डूब के चले लेकिन बाहर बिल्कुल ही नहीं दिखाई, उसे पनडुब्बी कहते हैं। पनडुब्बी में यात्रा नहीं होती है, पहली बात तो। पनडुब्बी सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, गोपनीय बात इधर से उधर पहुंचाने के लिए, हथियारों को इधर उधर ले जाने के लिए हम पनडुब्बी का प्रयोग करते हैं। गाजी द अटैक एक मूवी आई थी, उसमें पनडुब्बी का प्रयोग किया हुआ है। इसके अलावा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मूवी आई थी अभी लेटेस्ट नहीं, उसमें जब फिल्म स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहला जो दृश्य आता है वो पनडुब्बी का ही आता है, जिसे सबमरीन कहा जाता है, पानी में डूबकर चलने वाली डुब्बी, डुब्बी यानी जहाज। तो लिखिए, पानी में डूबकर चलने वाली डुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाली डुब्बी, पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाली डुब्बी, डुब्बी यानी जहाज। नेक्स्ट क्या है, जल कौवा। हमने आज दिन तक कौवा ऐसा देखा था जो पेड़ या किसी पर्वत या किसी घर या किसी छत पर, किसी मुंडेर पर काव काव करता हुआ नजर आता था। ठीक है ना, छत पर काला कौवा बैठा, वो काला कौवा काट खाएगा, ऐसा गाना भी सुना था। लेकिन ये कौवा अलग है, जल कौवा है, हमने आज दिन तक ये कभी देखा भी नहीं।
ना कभी सुना जल कौवा क्या होता है? जल कौवा एक प्रकार का कौवा है, वो काले रंग का होता है, वो पानी में ही रहता है, जिसको जल कुकड़ी भी बोलते हैं, छोटी सी होती है, वो जल में पानी में काले रंग की होती है, वो जल कौवा कहा जाता है। ठीक है ना, वो पानी में रहता है, इसलिए उसको जल कौवा कहते हैं, जल में रहने वाला कौवा। बस उसके लिए इतना ही लिखना, जल कौवा नाम दिया गया, वो पानी में रहता है, वो काले रंग का होता है वो पक्षी ही है, कौवे जैसे मारने का नहीं होता, चतुर चालाक नहीं है, बेचारा सीधा होता वो तो, है ना। वो 45 डिग्री एंगल पर अपनी गर्दन भी नहीं झुकाता कौवा। हमेशा देखना, किसी भी डाली पर, छत की मुंडेर पर बैठा होता तो उसकी गर्दन कभी सीधी नहीं मिलेगी, उसकी गर्दन हमेशा 45 डिग्री एंगल पर झुकी ही मिलेगी। किसी कुएं को देखना, वो यूं ही देखता है, ऐसे ही गर्दन रहेगी, या फिर वो ऐसे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि कौवे के आंखें दो दिखती है पर पुतली एक ही होती है। अगर इस साइड देखता है तो वो अपनी आंख गर्दन को ऐसे रखता है, वो पुतली गिर करके इधर आती है, वो इस साइड का विजन कर पाती, फिर इधर देखना इधर। इसलिए कौवे का पर्यायवाची एकाक्षी, याद रखना, कौवे को एकाक्षी कहा जाता है, उसके एक ही आंख होती है। कितनी आंख होती है? एक ही होती है, वो एक ही आंख घूमती है, कभी इधर घूमती है कभी इधर घूमती है, वो देखने के लिए अपनी गर्दन को झुकाता है। अब समझ में आया आपको कौवे की फितरत ऐसी क्यों रहती है, बार बार गर्दन ऐसे झुकी हुई क्यों रहती है? वो कोई पुष्पा 2 पुष्पा 3 वाला पार्ट नहीं है, उधर उसका कंधा झुका हुआ था, इसकी गर्दन झुकी हुई है, वो कारण है उसके पीछे, क्योंकि उसको एकाक्षी कहा जाता है, एक आंख वाला कौवे को कहा जाता है। खैर, ये बात तो अपनी सब हो गई, अब आप कॉपी बंद कर लो, आपको लिखना नहीं। ओके, पिछली भर्ती नहीं, उससे पिछली भर्ती कर्मधारय पर समास पर प्रश्न बना था, और मैं जब भी समास को पढ़ाता हूं, मेरे लिए ये समास सबसे टिपिकल हो, मेरे खुद के लिए भी। उसका कारण ये है कि यहां इतनी कंट्रोवर्सी है जिसकी कोई हद नहीं है। कब किस शब्द का अर्थ किस तरफ चला जाए, हमारे लिए भी मुश्किल है उसको समझाना कि आखिर पेपर सेटर क्या पूछना चाह रहा है। और ये विशेष तौर से जो हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जहां हिंदी ज्यादा मात्रा में मतलब अंक को लेकर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, वहां ये समास तो आता ही आता है और पूछा ही जाता है। मैंने कई परीक्षाओं में देखा, पुलिस सब इंस्पेक्टर में तो मेरा अनुभव रहा है कि ऐसा शायद कोई एग्जाम रहा होगा जिसमें कर्मधारय से प्रश्न नहीं आया हो, आता ही है, खूब आता, क्योंकि 200 नंबर के प्रश्न आते हैं और 100 प्रश्न आते हैं हिंदी को लेकर के, ग्रामर को लेकर के, तो समास के 6 या 7 प्रश्न तो केवल समास के ही आते हैं, संधि के आते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप 100 प्रश्न बनाने हैं तो इतने नंबर तो के प्रश्न, इतने संख्या में प्रश्न तो बनाने ही पड़ेंगे। तो कर्मधारय समास जो है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, पहले वो जान लेते हैं। कर्मधारय समास, सबसे पहली बात कि इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर। इसलिए इसको हमने नाम दिया कर्मधारय तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष का ही भेद है, उत्तर पद प्रधान है। इसका पूरा नाम है कर्मधारय और तत्पुरुष समास, ये है इसका पूरा नाम। लेकिन इस समास की सबसे बड़ी विशेषता, पहचान पहले पद से होती है, और आपके लिए पेपर बना भी दिया, और आज जो पढ़ा रहा हूं यहां से एक प्रश्न भी, इसलिए अच्छी तरीके से सुनना जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किसके बारे में बात बता रहा हूं। वो एक प्रश्न आप राइट करके आ सकते हो, आपके 16 तारीख को पेपर है ना, मतलब पेपर आउट है यूं समझ लीजिए। हाँ, इतना दावे से कह रहा हूँ, यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है, बस ये इतनी सी बात में, तो उसको ध्यान से समझना कि ये प्रश्न जिसने गलत किया, शकल मत दिखाना क्लास में, हाँ सर ये आपने बताया नहीं, मैंने बता भी रहा हूँ, यहाँ से बन रहा प्रश्न, तो फिर इतना ध्यान होना चाहिए। कर्मधारय समास की पहचान अगर हमें करनी है, हमें पहले पद से करनी। अब पहले पद की पहचान करने के लिए पहला पद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अव्ययी भाव समास के लिए हमने बात की, या तो पहला पद उपसर्ग मिलेगा, या आपको अव्यय मिलेगा, या रिपीटेशन वाला मिलेगा, ऐसी कुछ हिंट मैंने दिए। वैसे ही समास में भी हमारे लिए हिंट है, और हिंट में सबसे पहले बात करते हैं, यहां हम बात करते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, और यह है द्वितीय पद, द्वितीय पद, और यहां हम ले लेते हैं उदाहरण, यहां लेते हैं विग्रह चिन्ह, विग्रह चिन्ह, और ये है विग्रह रूप,
यानी आफ्टर विग्रह, यानी विग्रह करने के बाद वो कैसा दिखेगा, इस तरीके की कुछ बातें हमारे सामने आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा, तो कर्मधारय मिलेगा। प्रथम पद हमें मिलता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, सबसे पहली बात तो ये विशेषण क्या होता है ये जानना जरूरी। हमने बचपन में पढ़ा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। और हमारे हिंदी में विशेषण का प्रयोग सबसे पहले होता है, ये याद रखना। संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग करते हैं उसकी विशेषता बताने वाले। और पहला पद गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो आपके परिमाणवाचक विशेषण को समझना नहीं है, सार्वनामिक को समझना नहीं है, हमें सिर्फ बात करनी है गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब है जो किसी वस्तु की गुण, दशा, हाल, रंग, रूप, अवस्था आदि के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बताएगा। जैसे आयताकार कमरा, कमरा कैसा है, आयताकार, ये उसके आकार के बारे में बता रहा है। बड़ा लड़का, लड़का कैसा है, बड़ा, छोटी लड़की को छेड़ रहा है, हाँ तो लड़की कैसी है, छोटी। काला लड़का, लड़का कैसा है, काला, ये उसके रंग की बात हो रही है। मीठी वाणी, वाणी कैसी है, ये उसके स्वाद के बारे में बता रहा है। इसका मतलब रंग, रूप, गंध, ये 10 प्रकार की अवस्थाओं को लेकर के। और गुण का मतलब केवल गुण ही नहीं, उसके अंदर दोष भी हो सकते। जैसे चालाक लड़की नोट्स चुरा के ले गई, लड़की कैसी थी, दुर्त लोमड़ी, लोमड़ी कैसी थी, ये उसकी विशेषता है। तो ये ऐसे हो सकता है बुराई वाली बात भी गुण में ही गिनी जाएगी, बोले वो बुराई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बता रहा है गुणवाचक, पहला पद गुणवाचक विशेषण होगा। और दूसरा पद क्या कहलाता है, वो कहलाता है विशेष्य। क्या कहलाता है, विशेष्य का मतलब है जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। चालाक लड़की, तो किसके बारे में विशेषता बता रहे हैं, तो लड़की तो हो गई विशेष्य, और चालाक क्या कहलाएगा, बात समझ में आ गई। जैसे बात करूं मैं नील कमल, अभी उदाहरण दे रहा हूं मैं, नील कमल। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो कमल है, कमल तो संज्ञा है, फूल है, और नील, हम सवाल कर रहे हैं कमल कैसा है, नीला, ये उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। जब पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा हो तो पहला पद कहलाता है गुणवाचक विशेषण और दूसरा क्या कहलाता है, विशेष्य। ऐसी स्थिति में हम कैसा, कैसी का सवाल करेंगे। और विग्रह के लिए हम ज्यादातर इसमें प्रयोग में लेते है जो का। तो अब इसका विग्रह करेंगे, नील, देखो संस्कृत के हिसाब से नील है जो कमल, ये तो है इसका शुद्ध विग्रह। और अर्थ को बनाए रखने के लिए हम लिखते हैं नीला है जो कमल, दोनों राइट है। कभी आपने नील गाय नाम सुना, हाँ तो वो नील गाय, वो नीली तो होती नहीं वो गाय, है ना, फिर भी उसको नील गाय कहते हैं। तो इसका मतलब ये तो जो है विग्रह क्या होगा, है जो, और इसका विग्रह आप लिखोगे नील, यानी नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो इस तरीके से हमें खूब सारे उदाहरण मिलेंगे। तो अब यहां बात करो नील, तो नील क्या कहलाएगा, गुणवाचक, और कमल क्या कहलाएगा, विशेष। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मुझे बताइए महासागर, महान है जो सागर, महापुरुष, महान है जो पुरुष, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार, आचार नहीं आचार, व्यवहार की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से बात करें वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, बहुत सारे उदाहरण लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो ये पहली कंडीशन है कि पहला पद गुणवाचक विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो, वहां पर है जो का प्रयोग करेंगे और वो कर्मधारय का ही उदाहरण होगा। अब यहां आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है, ये हिंदी लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है। जहां पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, पहली बात तो ये उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है ये जानना जरूरी। देखो उपमान और उपमेय सेम यही है, जिसके विषय में हम बात करते हैं वो कहलाता है उपमेय।
और उसकी तुलना या समानता प्रकृति की जिस वस्तु से करते हैं वो कहलाता है उपमान। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, उसके चेहरे के रंग रूप, उसकी सुंदरता का वर्णन हम कर रहे हैं प्रकृति का कोई एक पार्ट लेकर, जैसे है चंद्रमा, प्रकृति का ही हिस्सा, और मैं ये कहूं ये चांद सा रोशन चेहरा, ये झील सी नीली आंखें, तो बताइए चांद सा रोशन चेहरा, तो हम चेहरे की बात को कहने के लिए किसको ले रहे? चांद को। चांद को ले रहे, मतलब इसका थोबड़ा उस चांद जैसा है, और नील सी झील सी नीली आंखें, अर्थात इसकी नीली नीली आंखें किसके जैसी है? झील की। जैसे झील नीली होती है वैसे इसकी आंखों की गहराई में डूब मरने का मन करता है ना? तो बात की जा रही है, तो मुझे बताइए जिसके विषय में कहा जाए वो कौन? उपमेय। और उसकी तुलना प्रकृति से की जाए जिस वस्तु से, उसका मान बढ़ा लिया, तो वो मान क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। जैसे देखिए, क्या लिखा है? चंद्रमा। अच्छा, पहले तो ये देखो कौन है? चंद्रमा। फिर कौन है? मुख। इसको ट्रिक बता रहा हूं, मुझे सवाल किया था, आप ध्यान रखना, आप ये बातें आ रही है, जब भी प्रकृति पहले आए, देखो प्रकृति है चंद्रमा तो, और इंसान मानव जब बाद में आए, तब तो हमें विग्रह करना है के समान से। किससे करना है? और इसका विग्रह होगा चंद्र के समान मुख। चंद्र के समान मुख, मुख है, अर्थात ये चंद्रमा है, ये मुंडा है, और इसको इसके जैसा समझना है। हिंदी में इसको बोलते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। याद रखना, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में ये दोनों वस्तु अलग अलग होती है, उसकी तुलना उससे की जाएगी, समानता बताई जाएगी, ठीक है ना? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता हुआ गुलाब, तो लड़की के लिए कौन सा उपमान लिया? हाँ, ठीक है ना? ये हिरनी जैसी चाल, चाल किसके जैसी है? तो बताई जाएगी, किसी न किसी के बारे में प्रकृति का सहारा लिया जाएगा और वो बात बताई जाएगी। बड़े बड़े फिल्मी गाने उपमा अलंकार को लेकर के, और इसको लेकर के तो पूरे साहित्य में एक ही व्यक्ति है जो सबसे फेमस है, वो है कालिदास। कौन है? कालिदास के लिए कहा जाता है उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यन मागे संति त्रियो गुण। उपमा के क्षेत्र में कालिदास के मुकाबले कोई साहित्यकार नहीं हुआ, इतना सिद्धहस्त है वो उपमा देने में, उपमा का प्रयोग करने में। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी एक कवि हुआ जिन्होंने कीर्ता अर्जुनियम लिखा, और वो अर्थ गौरव में मास्टरमाइंड, और पद लालित्य में उपमा कालिदासी भारवी अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्य। दंडी एक कवि हुआ है, वो पद लालित्य, पद लालित्य का मतलब शब्दों का ऐसा संयोजन कि हम बार बार उस गाने को सुने, उस शब्दों को पढ़े, आनंद की अनुभूति हो जाती है। पद लालित्य, लालित्य नहीं सुंदरता, पदों में, शब्दों में, अर्थ तो समझना ही नहीं, उन शब्दों को ही पढ़ने से हमें खुशी हो जाती है। और ये कार्य दंडी ने किया। तीन अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले तीन अलग अलग साहित्यकार, इन तीनों को एक तराजू में रखो, और हमारे राजस्थान के भीनमाल जालोर में पैदा होने वाले माघ कवि को एक तरफ रखो। मागे संति त्रयोगुण, उन्होंने शिशुपाल वध लिखा। किसने? माघ ने शिशुपाल वध लिखा था, भीनमाल जालोर के रहने वाले। उनमें तीनों बात समाई थे। आप सोचिए, हमें गर्व करने की बात है, तीन कवि एक तरफ और हमारा राजस्थान का एक कवि एक तरफ। जालोर का कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है? चलो होंगे, कहां से? जालोर में ही होंगे, पेपर पेपर ढूंढ रहे होंगे, कहीं से मिल जाए तो। चलो मजाक कर रहा हूं मैं तो उपमा अलंकार है यहाँ पर, और के समान का प्रयोग करेंगे। प्रकृति पहले आएगी तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? प्रकृति, और यहाँ क्या लिखे हैं? मानव। सीधी सी। तीसरी कंडीशन, इसको उल्टा कर देते हैं। अगर उपमेय पहले आ जाए, क्या आ जाए? उपमेय, और उपमान बाद में आ जाए, अर्थात यूं कहें मानव पहले आ जाए और प्रकृति बाद में, इसी को उल्टा कर दूं, ठीक है? इसी को मैं यहां ले आता हूं उल्टा करके, मुख चंद्र। ये थोड़ा समझना आपके लिए टिपिकल है, क्योंकि यार इन दोनों में अंतर क्या थे, यहां अंतर, कवि क्या कहना चाहता है वो देखना आप।
यहां किसी की सुंदरता का वर्णन प्रकृति की किसी वस्तु से किया जा रहा है, यानी दो सेपरेट है, अलग अलग है। यहां मसला ऐसा नहीं है, यहां एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आवरण चढ़ा दिया जाएगा। अब आपको यह मानना है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो नहीं है, और वो ही है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं। अब वो कैसे देखिए, वास्तव में लड़की का चेहरा था, उसकी सुंदरता चांद से कर ली मान लेते, तो चांद अलग था और लड़की भी अलग थी, यहां अलग था मामला। या हो सकता कोई आदमी मान लो और उसका चेहरा चांद के समान जैसा है। कई बार कहते हैं अरे यार आप तो अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हो, आप तो कुमार सानू कुमार विश्वास की तरह दिखते हो। कोई ऐसा कहता है तो कुमार विश्वास व्यक्ति अलग है और आप भी अलग हो, लेकिन आप दिखते हो वैसे। लेकिन यार आप तो कुमार विश्वास ही हो है। अब आप सोचिए, अब आप नहीं रहे, अब वो आप पे ऊपर आरोपित हो गया और आप पर वो मान लेना जो आप जिसको उपमा देने वाले थे, अब उपमा नहीं देकर के उसको उसके ऊपर आरोपित कहते। तो क्या कहते हैं, उपमेय पर उपमान का अभेद रहित आरोपण करना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मेटाफोर और हिंदी में कहते हैं रूपक, और इसको कहते हैं रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार के मामले में तुलसीदास जी के मुकाबले कोई व्यक्ति नहीं हुआ। उदित उदयगिरी मंच पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। क्या गजब का उन्होंने रूपक का प्रयोग किया है, और इसको सांग रूपक कहते हैं। इसके तीन भेद है, वो तो आपके लिटरेचर में आता, अलंकार में, वो अपने काम का नहीं है। फिलहाल इसको समझते हैं। मुख कौन है, प्रकृति। प्रकृति पहले आई, पहचानने का तरीका चंद्रमा, सॉरी मुख तो इंसान है, इंसान पहले आया और प्रकृति बाद में आई। जब मुख मतलब प्रकृति बाद में आवे और इंसान पहले आवे, ऐसे में हम इसका प्रयोग करते हैं रूपी का, और इसका विग्रह करेंगे मुख रूपी चंद्र। अब इसका मतलब समझना है, तो इंसान का मुंडा ही, लेकिन उसके रूप को आप क्या समझो, चंद्रमा समझो। मतलब करवा चौथ का चांद है, आप व्रत तोड़ सकते हो आप उसको देख करके। इतना कह रहा कवि, मुख रूपी चंद्र, यानी मुख के रूप में चंद्रमा है। मतलब अब आपका मुंह नहीं रहा, हम तो चंद्रमा ही समझ रहे हैं। बात समझ में आई? इतनी बड़ी बात कह दी, उसको कहते हैं रूपक अलंकार। तो यहाँ सीधा सा कंसेप्ट है, जब इंसान पहले आए और प्रकृति बाद में आए तो वहां रूपक अलंकार होता है, और प्रकृति पहले आए और मानव बाद में आए वहां के समान का प्रयोग करेंगे तो उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। ये कंडीशन तो होगी तीसरी। और चौथी और अंतिम, अगर पहला पद संज्ञा है या पहला ही पद विशेषण है, समझना है इसको, और दूसरा पद अगर संज्ञा है या दूसरा ही पद अगर विशेषण मिले, अब इसको किस तरीके से समझना है, सब कंडीशन लागू है। पहला पद संज्ञा, दूसरा संज्ञा, तब भी राइट है। संज्ञा विशेषण भी हो सकता है, विशेषण संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण विशेषण भी हो सकता है। कोई भी कंडीशन हो, संज्ञा विशेषण दोनों में से एक होना चाहिए। ऐसी स्थिति को लेते हैं। देखो शीतोष्ण, किताबों में इस शब्द के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, और आरपीएससी के एग्जाम में भी कई बार इसको गलत तरीके से पूछा। शीतोष्ण का विग्रह द्वंद्व समास के अनुसार किया गया, शीत और उष्ण, परंतु ऐसा नहीं है। शीतोष्ण, पहले तो शीत को समझिए, शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। और आपको पता होना चाहिए ये दोनों के दोनों शब्द विशेषण है। ठंडा कमरा है, कमरा कैसा है, ठंडा है, तो ये तो विशेषण हो गया। उष्ण यानी गर्म, है ना, तो गर्म भी, जैसे गर्म रोटी, रोटी कैसी होती है, गर्म, ये भी उसकी विशेषता है। उष्ण कटिबंधीय तापमान क्षेत्र में, तो वो तो विशेषता बता रहा है। ये दोनों के दोनों विशेषण है। इसका मतलब जहां दोनों ही पद विशेषण हो, संज्ञा हो, विशेषण हो, तो वहां विग्रह के लिए है जो का प्रयोग करते हैं, और इसका विग्रह होगा शीत है जो, उष्ण है जो। शीत और उष्ण का प्रयोग नहीं करना है, बचना इससे। हाँ, अगर परीक्षा में ये ऑप्शन में नहीं है और शीतोष्ण का विग्रह शीत और उष्ण दे रखा, तो हो सकता है वो पेपर सेटर परंपरागत जो उदाहरण है उसी को ही पूछ रहा है, और वही फिर आपको राइट मानना पड़ेगा। बाकी इसका विग्रह होगा शीत है जो, उष्ण है जो। अब मुझे बताइए, कर्मधारय समास की पहचान के लिए हमें कितनी बातें समझनी है? 4। पहला पद गुणवाचक विशेषण, पहला ही पद उपमान, पहला ही पद उपमेय, या फिर पहला पद संज्ञा या विशेषण हो, वहां कर्मधारय समास होगा।
इसके विग्रह की पहचान क्या क्या हो गई? यहाँ है जो, के समान, रूपी, है जो हो सकता है आपको मिलाने वाले प्रश्न भी दिए जाए कि बताइए उपमान उपमेय के लिए कौन सा विग्रह चिन्ह होगा, और या उपमेय उपमान के लिए कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण विशेष्य के लिए कौन सा होगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कर्मधारय समास में किस विग्रह चिन्ह का प्रयोग नहीं होता या होता है। तो ये इसकी पहचान, और ये जिसने पहचान कर ली वो पिछली बार जो पेपर हुआ था उसको समझ नहीं पाया। उसमें मुनि श्रेष्ठ आया था और उसका विग्रह था श्रेष्ठ है जो मुनि, और देखिए है जो का प्रयोग सिर्फ कर्मधारय समास में ही होता है, और का प्रयोग द्वंद्व में ही होता है। ये चीज हमें पता ही नहीं। कारक चिन्ह का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। तो आप इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते थे? जिन्होंने समझा नहीं, इसलिए मैं कहता हूं पूरी बात को समझना, उसके विग्रह चिन्हों को समझना, क्योंकि प्रश्न विग्रह वाले भी आ रहे हैं आजकल। सीधा शब्द नहीं देकर के विग्रह में भी फंसाया जा सकता है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो बात मैं कह रहा हूं बस उसको अच्छी तरीके से समझे। चलिए अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। मोटी मोटी क्या क्या बातें हैं वो हम इसको स्क्रिप्ट के अनुसार देख लेते हैं। कर्मधारय समास, जिस सामासिक पद में उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब क्या होता है? बाद वाला। यानी कि आप यूं समझ सकते हो ये दो डब्बे हैं और इसमें से ये वाला उत्तर पद। परंतु प्रथम पद ये गणु नहीं है, गुणवाचक है, गुणवाचक। तो प्रथम पद गुणवाचक विशेषण या उपमान या उपमेय या संज्ञा विशेषण हो, वहां कर्मधारय, वहां कर्मधारय समास होता है। कर्म समास के अंदर क्या क्या स्थितियां बन सकती है वो बता रहा हूं। प्रथम पद या तो गुणवाचक विशेषण मिलेगा, प्रथम पद हमें क्या मिलेगा? उपमान। देखो यहां मैंने ये बात भी बताई, उपमान और उपमेय का मतलब क्या है? उपमेय का मतलब जिसके विषय में कहा जाए, और उपमान का मतलब उपमेय की समानता जिससे की जाए। तो आप इसको इन शॉर्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो उपमान, यहां आप लिख सकते हो प्रकृति। जब जब प्रकृति पहले आए और मानव बाद में आए तब तब तो हमें के समान, ये देखो चंद्र मुख, तो हम क्या लिखना है? के समान, चंद्र के समान मुख। नील कमल, है जो का प्रयोग, नील है जो कमल या नीला है जो कमल। अगर उपमेय आ जाए, उपमेय का मतलब कौन आ जाए पहले? मानव, मानव पहले आ जाए और प्रकृति बाद में आ जाए, ठीक है। जैसे मुख चंद्र, तो किसका प्रयोग करेंगे? रूपी, मुख रूपी चंद्र। संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण में शीतोष्ण, है जो का प्रयोग करेंगे, शीत है जो, उष्ण है जो। इस आधार पर हम इस पूरे समास को पढ़ेंगे। पहली कंडीशन जहां जहां गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है उन सभी उदाहरणों को हम पहले पढ़ेंगे, और उन सभी उदाहरणों में आप देखना विग्रह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? है जो। फिर हम उपमान और उपमेय के उदाहरणों को पढ़ेंगे, फिर हम उपमेय और उपमान को, और फिर संज्ञा और विशेषण को। तो फिलहाल हेडिंग डाल दीजिए कर्मधारय समास, और आप अब इसमें लिख लीजिए। कालिदास कौन थे भाई? अरे भैया कालिदास को नहीं जानते? कालिदास ये वही ऐसा व्यक्ति था जिस डाली पे बैठता उसी डाली को काटता था। इससे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं था। ये विजिका प्रदेश की राजकुमारी से इसने शादी की थी, 3 सवाल पूछे थे और मौन रोए करके इसे सवाल का जवाब दिया था। ये वही कालिदास है जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रम, है ना, ऐसे बहुत सारे, ऋतुसंहार, मेघदूतम, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथ को लिखने वाला महान व्यक्ति कालिदास, और कालिदास को मध्य प्रदेश में खूब पूजा जाता है। गणेश जी बोल रहे हैं सर जी आपकी पढ़ाने की शैली सच में अद्भुत है, आपसे पढ़कर दिल खुश हो जाता है। भैया गणेश जी धन्यवाद, पर मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि
मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बस जो आ रहा है बस बोलने जा रहा हूँ, क्या पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो एक बार तो लिख लिए। नहीं, मुखी लिखना बेटा, कुशल सैनी जी, वो सही है, चंद्रमुखी लिखना, वो चंद्रमुखी चौटाला अलग है। ये चंद्रमुखी, हाँ चंद्रमुखी भी कह सकते हो, स्त्रीलिंग हो जाएगा वो तो, है ना। आप तो चंद्रमुख लिख लो, चंद्रमुख, चंद्र के समान जिसका मुंडा हो उसके लिए कहा जाता है चंद्रमुख। सर कभी कभी ऑप्शन सेम आ जाए तो क्या करना चाहिए? फिर तो जय बजरंगबली का नाम लिखे दोनों में से किसी एक को राइट कर देना, बाकी हम कोर्ट में निपटेंगे। अभी केवल कर्मधारय को समझाया है मैंने, अब हम इन सब के भेदों को जब समझ लेंगे ना, तब कर्मधारय की पिक्चर आपकी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी दिमाग में। कुछ कुछ के तो दिमाग में सही हो गई होगी पूरी बात, ऐसे कोई है जिसमें थोड़ा बहुत यूं लग रहा है कि सर ये अभी भी ऊपर से जा रहा है, तो उसके लिए उदाहरण आएंगे, उदाहरणों को हम पढ़ेंगे, सब बातें धीरे धीरे क्लियर होगी, पेशेंस रखें। इस समास में ये चार बातें याद रखनी है, विशेष तौर से गुणवाचक विशेषण विशेष्य होता है, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द का प्रयोग हम पहले करेंगे, ठीक है। एक उदाहरण हम आगे लेकर के आएंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, राजस्थान के शायद ही कोई ऐसा कोचिंग वाला होगा जो इतनी तरीके से आपको कोई समाज को पढ़ाएगा। कोई नहीं, एक या दो क्लास में निपटा देते हैं और कोर्स करवा देते हैं, सच बात यही है। बहुत से आप देख लेना, वीडियो भी देख लेना यूट्यूब पे जा करके भी, केवल वो सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए बढ़िया अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन फिर बाद में सारी क्लास ऑफलाइन बताते हैं या ऐप पर बताते हैं, ठीक है, और वो फिर उतना भी नहीं पढ़ाते, सिर्फ खाना पूर्ति है, बहुत सी बातें छोड़ दी जाती है। बहुत से आप गाइड रेफरेंस बुक देखोगे, वहां कर्मधारय सीधे दे दिए, कभी है जो कैन, कभी के समान, यूं भी नहीं बताया क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस ऐसे विग्रह कर दिया, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। हमें भ्रमित नहीं होना, हमें चार बातें सीखनी है। अगर गुणवाचक विशेषण है या उपमान है या उपमेय, ध्यान रखना उपमान और उपमेय में उपमालंकार है, यहाँ लिख लेना, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर लाइव यूट्यूब पर जब गया था तब मैंने यहाँ से एक प्रश्न भी दिया था, ठीक है ना, रोज के 30 प्रश्न जब मैं पढ़ाता था एमसीक्यूज के, तो मैंने ये प्रश्न बनाया था कि किस समास में उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग होता है, और वो कर्मधारय समास में होता है, ध्यान रखना। और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग बहुब्री में होता है। ये अलंकार है उपमा और रूपक दो। अगर कोई प्रश्न गलत आ गया तो आपको हमारी मदद करनी है सही उत्तर बताने के लिए। अरे भैया ये बिहारी के पीछे काय पड़े हो अभिषेक जी, हम क्लास में तो बोल नहीं सकते। हाँ सही बात है, बिहारी के लिए, बिहारी एक्चुअल में क्या है, बिहारी सत्सई लिखी उन्होंने और मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में लिखते थे, और मिर्जा राजा जय सिंह एक राजकुमारी के प्रेम में इतने पड़ गए थे कि वो होती है एक राजा का कर्तव्य भूल जाते हैं, और जब एक राजा अपना कर्तव्य भूल जाता है तो उसे याद दिलाने के लिए कवि का नैतिक दायित्व होता है कि उसे बताए। तो उस समय बिहारी ने एक दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सोई बंदियो आगे कोनो हवाल, ये लिखा था। तो फिर राजा की सोई हुई आत्मा जागती है और फिर वो अपने जो दायित्व है और उन दायित्वों को निभाता है, अपने कर्म के प्रति
वो उदासीन थे, लेकिन वो काम में लग जाते हैं। और बिहारी ने अपने जीवन में जो 713 दोहे जो बिहारी सत्संग में माने जाते हैं, वो 719 भी बताते हैं, कोई 721 भी बताते हैं, कुछ दोहे रिपीट भी हुए। इसमें उन्होंने राधा के बारे में वर्णन किया। याद रखना, कभी प्रश्न बन जाए कि बिहारी ने अपने, क्योंकि जब भी कोई कवि प्रार्थना करता है तो गणपति की प्रार्थना करता है ज्यादातर, कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है। 700 दोहे लिखे थे, बिल्कुल सही है। वो राजकुमारी की प्रशंसा में नहीं लिखे थे, वो नायिका सौंदर्य के बारे में लिखे। आप सोचिए, एक आदमी एक थोड़ी देर के लिए बात कहे, क्या कहेगा? बाल पे बात कर लेगा, आंख पे बात कर लेगा, गालों पे बात कर लेगा, है ना, शरीर के रंग रूप पर बात कर लेगा। आप सोचिए, एक भी अंग नहीं छोड़ा। बिहारी ने 700 दोहे किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए, और कुछ दोहे तो ऐसे हैं कि जो मैं बोल भी नहीं सकता, इतनी अश्लीलता उसके अंदर। हाँ, सच बात है ये। बहुत दोहे गाए उन्होंने, और बहुत, एक तो ऐसा वर्णन है, कहत नटत खिजत मिलत लजियात, बरे बोन में करत है नैन नहीं सो बात। आंखों आंखों में बात करने वाला प्रसंग इतना शानदार है, वो तो हमारे साहित्य के बच्चों को पढ़ाते हम। हाँ, वो आपके लिए, जब आपने अभी बिहार वाला नहीं, बिहारी वाला दोहा बोला, उसकी हिंदी बता दो। अरे नहीं भैया, अरे उसकी हिंदी तो आप देख लेना भाई, सेकंड ग्रेड वालों से पूछ लेना। हो गया, लिख लिया? बहुत दोहे लिखे, लेकिन बिहारी बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने नक्षत्र, ज्योतिष, हर शास्त्र पे लिखा। तोपे वारु उर्वशी सुन राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वशी अवे उर्वशी सवान, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, तो खाए बोराए तो पाए बोराए। बहुत लिखे उन्होंने, बहुत। और एक एक दोहे पर एक एक सोने की मोहर उनको मिली। और एक काली पहाड़ी नाम की जगह है, वो जागीर के रूप में भी मिलती है बिहारी को। मेरे बिहारी सब्जेक्ट में हमारे एमए में रही हुई है, लिटरेचर में हम पढ़ते थे, पूरे बिहारी सत्सई को मैंने पढ़ा है। और कई प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। बिहारी नहीं तो सिखाया हमको कि कौन कौन सी नायिकाएं होती है, रात में मिलने वाली, दिन में मिलने वाली, है ना, और चांदनी रातों में मिलने वाली, काली रातों में मिलने वाली। ये नायिका मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोची थी, वो बिहारी को पढ़ के हमें पता पड़ा कि वास्तव में नायिका भी ऐसी होती है। यहां से प्रश्न कैसे आएगा? अरे भैया, कल आएगा 16 तारीख को सुमन जी, तो देख लेना कैसे आएगा। यहाँ पढ़ाया इसी में से आएगा, याद रखना। हो गया कंप्लीट? ओके, बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।